वेलकम स्टूडेंट। आज हम पाठ 14 आर्यभट्ट पढ़ने वाले हैं। आप जानते हैं कि आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट थे जिन्होंने हमें दशमलव पद्धति के बारे में सबसे पहले बताया था। ठीक है, और ये गणित को विज्ञान बनाने वाले और गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों का गति का ज्ञान करने वाले प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट ने के इसी वैदुषिक के कारण, विद्वानता के कारण ये पाठ प्रस्तुत है। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य पश्चिम दिशायां च अस्त गच्छति इति दर्शते इलोके परम न अनेन अबोध्यमस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति। सूर्यो चला पृथ्वी न च चला स्वकीय अक्षे गुणति इति साम्प्रतं सुस्थापितः सिद्धान्तः। सिद्धान्तोऽयं प्राथमेयं येन प्रवर्तित सः आसीत् महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ी तेन प्रत्याष्टिता। तेन उदाहृत यद् गतिशीलायां नौकायाम् उपविष्टा मानव नौका स्थिरामनुभवति अन्यान् च पदार्थान् गतिशीलान् अवगच्छति। एवमेव गतिशीलायां पृथ्व्याम् अवस्थित मानवः पृथ्वी स्थिरामनुभवति सूर्यादिग्रहान् च गतिशीलान् वेति। इसका हिंदी अर्थ देखें। सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है और पश्चिम में अस्त होता है। निश्चय ही संसार में ऐसा देखा जाता है, परंतु इसे ऐसा नहीं जानना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। सूर्य स्थित है और पृथ्वी अपनी गतिशील है, जो अपनी दूरी यानी अक्ष पर घूमती है। यह सिद्धांत पूर्ण रूप से पूरी तरह स्थापित है, यानी ये सत्य है। यह सिद्धांत सबसे पहले जिसने स्थापित किया वह थे गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिर है इस परंपरा से प्रचलित प्रथा का उसने खंडन किया। उसने उदाहरण दिया कि गतिशील नौका में बैठा हुआ व्यक्ति नौका के स्थिर होने का अनुभव करता है, परंतु दूसरे पदार्थों को गतिशील समझता है। इस प्रकार गतिशील पृथ्वी में स्थित व्यक्ति पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है और सूर्य और दूसरे ग्रहों को गतिशील समझता है। यहाँ देखें 476वें ख्रीष्टाब्दे षट्सप्तधिकचतुःसप्तमे वर्षे आर्यभट्ट जन्म लब्धवानिति तनेव विचरते। आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे उल्लिखितं। ग्रन्थोऽयं तेज त्रयोविंशतिते मे वयसि विचरतः। ऐतिहासिक स्रोतोभिः ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रं निक्षा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। अनेनिदम् अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत्। इसका अनुवाद देखें। आर्यभट्ट ने सन 476 ईस्वी में जन्म लिया। यह उनके द्वारा लिखित आर्यभट्टीयम इस ग्रंथ में वर्णन है। यह ग्रंथ उन्होंने 23 वर्ष की अवस्था में लिखा था। ऐतिहासिक स्रोतों से भी ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र के पास ही आर्यभट्ट की ग्रह नक्षत्रों के जानने की प्रयोगशाला थी। इसके अतिरिक्त यह अनुमान भी है कि उनकी कर्मभूमि यानी उन्होंने वहीं रहकर उनका सारा कार्य किया था। आर्यभट्ट से योगदानम गणित ज्योतिषा संबंध वर्तते यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आद्यते। आर्यभट्ट फलित ज्योतिषशास्त्रे न विश्वस्ति स्म। गणितीय पद्धतया कृतम आकलनम माध्यम एव तेन प्रतिपादित यद ग्रहणे राहुकेत नाम को दानवो नास्ति कारणम यत्र तु सूर्यचंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणेन। सूर्य परितः भ्रमन्ता पृथ्व्या चंद्रस्य परिक्रमात् पथेन संयोगात् ग्रहणं भवति। यदा पृथ्व्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशस्य अवरुद्धते तदा चंद्रः ग्रहणं भवति। तथैव पृथ्वी सूर्योः मध्य समागतः चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहण दर्श्यते। अब यहाँ हम देखेंगे कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण किस तरह से होता है। आर्यभट्ट का योगदान गणित और ज्योतिष से संबंधित है, जहाँ संख्याओं का आकलन महत्व रखता है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे। गणितीय पद्धति से किए गए आकलन को ही आधार मानकर उन्होंने प्रतिपादित किया कि ग्रहण में राहु और केतु नामक दानव कारण नहीं है, यानी वो बुरे नहीं है। वहाँ सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों ही हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चंद्रमा के परिक्रमा पथ, यहाँ देखना ध्यान से, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चंद्रमा के परिक्रमा पथ के वे संयोग होने के कारण जो ग्रहण होता है
जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुकता है तब चंद्र ग्रहण हो जाता है, और उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के बीच आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने पर सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। ठीक है। अब यहाँ देखें, समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारणे प्रायः सामान्यजनाः काठिन्यमनुभवति। भारतीय ज्योतिषशास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। तस्य सिद्धान्तः उपेक्षितः। स पण्डितमन्यानाम् उपसाहं पात्रं जातः। पुनरपि तस्य दृष्टिः कालातिगामिनी दृष्टा। आधुनिके वैज्ञानिके तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। वस्तुतः भारतीया गणितपरम्पराया अथ च विज्ञानपरम्पराया असौ एक शिखरपुरः आसीत्। अब यहाँ देखें, समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः सामान्य लोग कठिनता का अनुभव करते हैं। यानी नए विचारों को अपने यहाँ पर ढालना, अपने आप में समाज में उसको एक्सेप्ट करना, स्वीकारना कठिनता होती है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में उसी प्रकार आर्यभट्ट का विरोध हुआ। तो नए विचारों को अगर हम यहाँ समाज में लगाते हैं, प्रकट करते हैं, तो क्या होता है कि लोग उसका विरोध करते हैं। उसी प्रकार आर्यभट्ट ने जो विचार दिए, आर्यभट्ट के जो विचार थे उनके बारे में उनका भी विरोध किया गया, उनके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई, बताया गया कि ये गलत है। वह स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों का उपहास पात्र बन गए। जो लोग अपने आप को महत्वपूर्ण विद्वान मानते थे, बहुत बड़ा विद्वान मानते थे, वो लोग इनकी हंसी उड़ाने लगे। फिर भी उसकी दृष्टि समय को लांघने वाली दिखाई देती गई, लेकिन फिर भी वो अपना कार्य करते रहे। आधुनिक वैज्ञानिकों ने उसमें और उनके सिद्धांत में आदर प्रकट किया। इस कारण से हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट किया गया है। वास्तव में भारतीय गणितीय परंपरा और विज्ञान गणित परंपरा का वह एक श्रेष्ठ पुरुष यानी शिखर पुरुष था, सबसे बड़ा व्यक्ति माना जा सकता है। और हमारे प्रथम उपग्रह का नाम क्या दिया गया था? आर्यभट्ट दिया गया था। ओके, आशा है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। और ये याद रखना कि हमें भी आर्यभट्ट की तरह ही अपने जीवन में विरोधों का सामना करते हुए अपने कर्म पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहना है। ओके, थैंक यू।